Hello students, welcome back to the journey of economics and today we're going to start with the remaining part of a law of variable proportion जो already हमने previous session में start किया हुआ था. Law of variable proportion का मतलब क्या होता है कि जो variable factors होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स को हमें यूज़ करना है फिक्स फैक्टर्स पे फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्स्ट्रा आउटपुट. जितना ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, बट एक स्टेज तक आउटपुट प्रोड्यूस होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा फैक्टर्स के वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज करने पे. बट एक सर्टन स्टेज के बाद जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, आउटपुट एज इट इज़ ही रहेगा. वेरिएबल फैक्टर के बाद वो इंक्रीज नहीं होने वाला. हाँ, एक सर्टन स्टेज के बाद जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे आउटपुट डिक्रीज होगा, फिर एक स्टेज के बाद इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट हमारा नेगेटिव हो जाएगा, जो ऑलरेडी हमने टेबल फॉर्मेट में देखा हुआ है. नाउ विल गोइंग टू सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम. द ग्राफ की मदद से विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इसे समझने की कोशिश करते हैं, जो ऑलरेडी हमने ये सब सेशंस का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है, फिर इसके बाद हमने डेफिनेशंस देखे थे, डेफिनेशन कवर अप किया. देन आफ्टर हमने कवर किया आपका टेबल 7.1 दैट इज़ द चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर. फिर इसके बाद नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द डायग्राम दैट इज फिगर 7.3. अब डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, देन विल गोइंग टू स्टार्ट विद द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है. ज़रा ध्यान देना. This is your total product. This is your marginal product. This is our average product. तो ज़रा ध्यान देना. This is A, B, C, N and M. तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम जो एज इट इज़ दिया हुआ है. समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली है क्या. देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये डायग्राम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, इस डायग्राम को हमने 3 फेजेस में डिवाइड करने हैं. ये आपका फर्स्ट फेज है, ये आपका है सेकंड फेज और इसके बाद ये है थर्ड फेज. देखो, तीनों फेजेस के क्या हैं, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों समझने why there is a need of understanding this, we'll going to see the first. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ज़रा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. सेम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं यहाँ पे. क्या है ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि the figure 7.3 shows that the behavior of a total product, average product and the marginal product, their behavior is akin to what is shown in the table 7.1. table 7.1 हमने लास्ट सेशन में देखा था. The change in the output can be discussed under the 3 phases as shown in the figure 7.3. जब अगर अब बात हम करते हैं फिगर 7.3 की, तो 7.3 पे आप देख सकते हो ये फिगर है. फर्स्ट फेज यहाँ तक, फिर ये जो है आपका सेकंड फेज है, फिर ये आपका थर्ड फेज है. तीनों फेजेस में क्या होने वाले हैं ज़रा समझने की कोशिश करेंगे. नाउ कम टू द फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेज क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट फेज the total product increases. The increase in the total product can be divided into 2 stages. देखो, फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है 2 फेजेस में, 2 चीज़ों में. इन द फर्स्ट स्टेज अप टू द पॉइंट ए द टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट. बट total product convex to the x-axis up to the point A, and in the second stage the total product increases at a decreasing rate and the marginal product decreases. जब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो क्या हो रहा है, now what is happening over here कि यहाँ तक at this stage तक टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका ए तक, पॉइंट ए तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इसके बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, और यहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एमपी
मार्जिनल प्रोडक्ट अप टू द पॉइंट ए इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट इन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। ये था आपका फर्स्ट फेज ऑफ अ टोटल प्रोडक्ट। फिर इसके बाद हुआ क्या फर्स्ट फेज में, देन आफ्टर इन द फर्स्ट फेज इफ यू आर गोइंग टू सी the TP curve becomes the concave to the x-axis and throughout the first phase average product increases. Now throughout the first phase average product क्या हो रहा है, increase हो रहा है। Through the marginal product declines in the second stage of the first phase, it remains higher than the average product and therefore the phase 1 is called a stage of increasing return. At the end of the phase 1 the average and the marginal product becomes the equal. अब फर्स्ट फेज को क्या बोला जाता है, फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट एक सर्टन स्टेज तक इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ और टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। दैट मीन्स दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंक्रीजिंग। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो एवरेज प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग अप टू द स्टेज 1 एवरेज प्रोडक्ट अप टू द फेज 1 एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्टली स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये एवरेज प्रोडक्ट जो कर्व है ये मार्जिनल कर्व के नीचे ही है। दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट जो कर्व है वो एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर है, स्टिल इट इज़ डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है लेकिन एवरेज से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे आपको, दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। मतलब भले ही मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव, भले ही मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट है इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, बट स्टिल यहाँ पे हमें रिटर्न्स पॉजिटिव है, हमारे रिटर्न्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देन सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, इन द सेकंड स्टेज इफ यू आर गोइंग टू सी टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होना चालू हो रहा है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है उससे ज़्यादा रेट में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। मीन्स रेट ऑफ अ डिक्रीज इन द एवरेज प्रोडक्ट, जितने से एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है उससे कई ज़्यादा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है सेकेंड फेज में। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज टीपी इज डिक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है यहाँ पे, एमपी भी डिक्रीज हो रहा है और एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द केस विच इज हैपनिंग ओवर हियर कि टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है यहाँ पे एक सर्टेन स्टेज तक, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। The total product continues to increase at a decreasing rate until it reaches the maximum point C. देखो पॉइंट C तक क्या हो रहा है यहाँ पे, up to the point C, that means what, point C तक it is increasing, at a diminishing rate। अब इसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर पॉइंट C ये क्या हो रहा है, it is starting falling, it started falling, that is total product। और एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट ये स्टेज के बाद डिक्रीज होना चालू हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट जितने से डिक्रीज हो रहा है उससे कम में एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, डिक्रीज इन द एवरेज इज लेसर देन द डिक्रीज इन द मार्जिनल, एंड द सेम थिंग through the average product is above the marginal product, it decreases throughout the second phase, and second phase comes to an end when the total product reaches its maximum and remains the constant। सेकेंड फेज कब खत्म होगा, जब टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम स्टेज रीच कर लेगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दैट इज नोन एज व्हाट, योर सेकेंड स्टेज एंडिंग, एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स, वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, zero। The second phase is the phase of a diminishing margin return as both the marginal and average product continuously declining at this particular stage। फिर आता है आपका थर्ड स्टेज। देखो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इट एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन द टोटल प्रोडक्ट, देयर इज अ डिक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट विच मेक्स द मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव। जब टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होगा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये स्टेज के बाद लेबर्स ने काम करना बंद कर दिया है, लेबर्स विल नॉट गोइंग टू वर्क, लेबर्स they have stopped working for the company because now there is a stage where they might have formed the union उन्होंने बना लिया है या फिर उनका काम करने का मन नहीं है, so might be any reason। लेकिन लेबर्स यहाँ पे काम करना बंद कर दिए हैं जिससे टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, नेगेटिव। द मार्जिनल कर्व फॉल्स बिलो द एक्स एक्सिस एंड द एवरेज प्रोडक्ट थ्रू आउट द
पॉजिटिव कंटिन्यूस डिमिनिशिंग इन द थर्ड स्टेज। तो ये क्या है आपका, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी हमने कवर किया। तो 3 फेजेस है, तीनों फेजेस में क्या हो रहा है ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। इसके बाद अगर जब आप ध्यान दोगे यहाँ पे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन में क्या हो रहा है, अ प्रोड्यूसर हैज़ टू टेक द डिसीजन अबाउट हिज प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड इन अदर वर्ड्स ही हैज़ टू डिसाइड अबाउट हाउ फार ही कैन कैरी आउट द प्रोडक्शन एंड इन विच ऑफ द 3 phases ऑफ अ प्रोडक्शन ही शुड फंक्शन। ना कौन सा स्टेज पे प्रोड्यूसर है, फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे है या फिर थर्ड स्टेज पे है, वो हमें क्या करना है, देखना है। मोस्टली सेकंड स्टेज तक ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड स्टेज के बाद द मोमेंट वी हैव एंटर्ड इनटू द थर्ड स्टेज विल स्टॉप प्रोडक्शन, और एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज इटसेल्फ हमें अपना प्रोडक्शन क्या करना है, प्रोड्यूसर को बंद कर देना है। इट इज़ वेरी क्लियर दैट द प्रोड्यूसर वुड नॉट ऑपरेट इन द थर्ड फेज वेयर द मार्जिन रिटर्न क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, जो ऑलरेडी हमने देखा। एनी डिसीजन टू ऑपरेट इन द थर्ड फेज इज इरेशनल एज द मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है आपका, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, या फिर प्रॉफिट भी एक सर्टन स्टेज के बाद नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, देयर इज अ नेगेटिव रिटर्न। ही वुड नॉट स्टॉप हिज ऑपरेशन इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। फर्स्ट फेज में क्या करना है, कहीं पे भी बंद नहीं करना है। फर्स्ट फेज में हमें प्रोड्यूसर को एनकरेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को क्या करें, प्रोड्यूस करें। देन आफ्टर I leave only the phase 2 where the producer carries out his production। हमें कहाँ पे लीव करना है, जहाँ पे प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज के एंड तक हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को छोड़ देना है, क्योंकि जब द मोमेंट वी हैव एंटर्ड इनटू द थर्ड स्टेज वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो ही वुड नॉट एक्सटेंड हिज प्रोडक्शन टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ द फेज 2 सिंस द पॉइंट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 एंड therefore the rational producer would operate in that part of the second phase where the marginal product is what, positive, जहाँ पे marginal product आपका क्या होगा, positive होगा। So this is what exactly हमने law of variable proportion हमने क्या किया, complete किया पूरी तरह से, कि एक सर्टन 3 स्टेजेस होते हैं शॉर्ट रन में। जब हमें प्रोडक्शन करना होता है, हमारे पास लेबर, रॉ मटेरियल और कैपिटल है। कैपिटल आपका फिक्स फैक्टर है, लेबर और रॉ मटेरियल क्या है आपका, वेरिएबल है। तो इन वेरिएबल फैक्टर्स को कैसे यूटिलाइज करें, जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूटिलाइज करते हैं, जो प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को यूज़ करके, प्रैक्टिकली रियलिटी में हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये 3 स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी प्लान करते हैं। तो जब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, तीनों स्टेजेस को हम देखते हैं, एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज हमें प्रोडक्शन अपना क्या करना है, बंद कर लेना है। सो नाउ द रीजंस फॉर द इंक्रीज एंड डिप्रीशिंग एंड नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न। तो जब हम बात करते हैं मार्जिनल रिटर्न और रिटर्न्स की, तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में क्या था, इंक्रीजिंग, सेकंड फेज में क्या था, डिमिनिशिंग, और थर्ड फेज में क्या हुआ, नेगेटिव रिटर्न्स आने चालू हो गए। तो इसके रीजंस क्या थे, व्हाट आर द रीजंस। फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न। जब रिटर्न हमारा इंक्रीज हो रहा था तो इसका रीजन क्या था, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन द रिटर्न्स टू द वेरिएबल फैक्टर increases due to the abundance of a fixed factor relating to the variable factor। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है पता है, फर्स्ट फेज में ऐसा होता है कि एज कम्पेयर टू द लेबर हमारे पास कैपिटल मशीन भर के, मशीन बहुत सारे हैं। तो ऐसे ये स्टेज में कुछ ऐसा होगा, एट दिस मोमेंट द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, कि लेबर है, द सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि लेबर है और कैपिटल है। तो यहाँ पे मान लो 2 लेबर है और 5 कैपिटल है, यानी मशीन कितनी होगी हमारी, 5। हाउ मेनी मशीन्स आर देयर, 5 मशीन्स आर देयर, एंड लेबर सिर्फ कितने, 2। तो कोई भी 2 मशीन यूटिलाइज कर सकते हैं हम, दोनों लेबर को कोई एक मशीन दे देंगे, वो उस पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वो क्या करेंगे, अपना काम करेंगे एफिशिएंटली, हमें क्या करेंगे, रिटर्न देंगे, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न, जो कि ये क्या आता है, मोस्टली फर्स्ट फेज में आता है। इसके बाद क्या होगा, देन
the fixed factor is effectively used as an additional unit of a variable factors are employed. additional unit of a variable factor जब तक हम employed करेंगे fixed factor effectively क्या होगा, use होगा. Agriculture land which is the fixed factor is cultivated better, and in industry the machines are fully and effectively used. Beside efficiency of a variable factors too increases as their numbers expand. For example, the labor becomes more efficient due to the division of a labor and specialization. हमें पता चला कि 5 मशीन्स है, पांचों मशीन्स पे हमने 5 लेबर्स एम्प्लॉय किए, और लेबर्स क्या करते हैं, जब एक दो व्हेन द फ्यू लेबर्स आर देयर दे विल नॉट गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली, बट द मोमेंट द मोर नंबर ऑफ लेबर्स विल गोइंग टू जॉइन द प्रोडक्शन, जब ज़्यादा लेबर्स ने प्रोडक्शन ज्वाइन किया तो दे इफेक्टिवली एक इंटरेस्ट आता है कि हाँ हमारे साथ वर्किंग फोर्स है, हमारे पार्टिसिपेंट है, हमारे कलीग्स हैं, हम कलीग्स के साथ हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे. तो इट विल गोइंग टू जनरेट सम इंटरेस्ट इन द लेबर्स ऑल्सो. जब लेबर्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो जब सफिशिएंट लेबर्स हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, देन दे विल गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली. ओनली 1 लेबर और 2 लेबर यू हैव एम्प्लॉयड, दे विल नॉट गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली बिकॉज दे विल गेट बोर्ड आफ्टर सर्टन स्पैन ऑफ टाइम. सो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे होती है. तो यहाँ पे जब तक हमने क्या किया, लेबर्स की क्वांटिटी इंक्रीज की, तब तक लेबर्स ने इंक्रीजिंग रिटर्न दिया. सो आफ्टर दिस स्टेज दिस इज नोन एज व्हाट, फर्स्ट फेज. लेट्स से दिस इज नोन एज व्हाट, फर्स्ट फेज. जब आपके लेबर्स और कैपिटल दोनों क्या हो गए, इक्वल. देन आफ्टर, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ ऐसा होगा दैट इज नोन एज व्हाट, डिमिनिशिंग रिटर्न. नाउ डिमिनिशिंग रिटर्न का सिचुएशन क्या बोलता है, व्हाट द डिमिनिशिंग रिटर्न इज टॉकिंग अबाउट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स कम्स टू एन एंड व्हेन वी रीचेस द फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अ फिक्स फैक्टर. जब हमने एफिशिएंटली फिक्स फैक्टर को क्या किया, यूटिलाइज कर लिया, एंड द efficiency of an additional unit of a variable factor cannot be increased, the fixed factor is not adequate for the efficient use of an additional unit of a variable factor. इसका मतलब हमारे पास उतनी मशीन नहीं है कि और लेबर को ऐड कर सकें. 5 मशीनें थी, 5 लेबर्स को एम्प्लॉय किया, मोर देन सफिशिएंट हो गया, इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है. लेकिन जैसे 6th लेबर को एम्प्लॉय करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होना चले जाएगा. आउटपुट पर लेबर विल गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, हमने एक्स्ट्रा लेबर्स को एम्प्लॉय किया, 6th लेबर को एम्प्लॉय किया 5 पे, आउटपुट हमारा डिक्रीज होना चालू हो गया. 7th लेबर को एम्प्लॉय किया, आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज होना चालू हो गया. 8 लेबर्स को एम्प्लॉय किया, 5 ही मशीन है, तो 3 लेबर्स वेले बैठे हुए हैं. 3 लेबर्स क्या करें, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर स्पेंडिंग द टाइम, दे आर वेस्टिंग द टाइम, दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग. सो वो कुछ भी कर सकते हैं. हो सकता है कि वो दे विल गोइंग टू फॉर्म देयर ओन ट्रेड यूनियन, दे विल गोइंग टू स्टार्ट परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज़ जो उनको करना नहीं चाहिए. हो सकता है दूसरे लेबर्स को भड़काना चालू कर दें. सो वॉट दे विल गोइंग टू डू इवन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो ये क्या है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी. और द लेबर विल नॉट गोइंग टू, द लेबर विल गोइंग टू गिव द डिमिनिशिंग रिटर्न. यहाँ पे रिटर्न्स क्या होंगे हमारे, जो हमारा आउटपुट पर लेबर आएगा, आउटपुट पर लेबर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होता चले जाएगा. दैट इज एवरेज विल गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीजिंग, जिसके मार्जिनल प्रोडक्ट विल गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड टोटल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो यहाँ पे क्या होगा, द फिक्स फैक्टर इज नॉट एडिक्वेट जो हम एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय कर सकें. एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर contributes less than output because the additional unit of a variable factor have less and less fixed factors to work with, and increasing as well as the diminishing returns are the results of a disproportions in the combination of a fixed and variable factor. तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्टन स्टेज तक ये इंक्रीजिंग रिटर्न देगा, उसके बाद रिटर्न्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, एंड फाइनली वो स्टेज आएगा, देयर विल बी दैट स्टेज वेयर nobody will going to work. It means the negative return. In the third phase, this is a result of a too many variable factors working on the fixed factor, and in our example there are the too many labors having the insufficient work and thus creating the disturbance to the each other. एक certain stage के बाद क्या होगा, so let's take at this stage, चलो ले लेते ये स्टेज होता है. फिर इसके बाद क्या होगा, द मोमेंट हम लोग जितने लेबर्स एम्प्लॉय करेंगे, जितने लेबर्स आप एम्प्लॉय करेंगे, ये डिमिनिशिंग रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न देंगे. यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज सेकंड, एंड दिस इज योर थर्ड फेज, जहाँ पे लेबर्स इतने ज़्यादा फ्री हो जाएंगे कि दूसरे लेबर्स को भी काम करने नहीं देंगे. अरे क्या करो, काम करो, छोड़ो काम, चलो कहीं पे कुछ और करके आते हैं. दे विल गोइंग टू डू द टाइम पास, दे विल गोइंग टू प्ले द चेस, और दे विल गोइंग टू प्ले द कार्ड्स, कुछ भी कर सकते हैं. दे विल गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, बट दे विल नॉट गोइंग टू परफॉर्म द प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो वो सिचुएशंस होते हैं आपके नेगेटिव रिटर्न्स में.
Then after, this is how we have completed the law of variable proportion itself. Now the next one is your 7.3, that is laws of returns to scale, that is long run प्रोडक्शन फंक्शन. देखो शॉर्ट रन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ लेबर और रॉ मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं. कैपिटल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में कैपिटल हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन नेचर. क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं. हम अपना पूरा का पूरा फैक्ट्री मुंबई से शिफ्ट कर सकते हैं पुणे में, पूरी की पूरी फैक्ट्री हम कोलकाता से हम शिफ्ट कर सकते हैं. कहाँ पे? गांधीनगर, दैट इज़ गुजरात में. हम शिफ्ट कर सकते हैं दिल्ली से बेंगलुरु में. तो शॉर्ट रन में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग रन में हम पूरा का पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंपनी का चेंज कर सकते हैं. दैट कंपनी ऑल्सो वी कैन चेंज, वी कैन स्टार्ट विद द न्यू नेम विद द हेल्प ऑफ द वेरियस, विद द हेल्प ऑफ अ सफिशिएंट टाइम. सो लॉन्ग रन में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है. शॉर्ट रन में क्या होता है, हाँ हार्डली 1 ईयर, विद इन अ 1 ईयर हमें क्या करना है, विद इन 1 ईयर हम कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा. क्योंकि इफ़ वी वांटेड टू चेंज द समथिंग बिग और वी वांटेड टू कम अप विद द बिग चेंजेस, तो वो हम नहीं कर सकते. कहाँ पे? शॉर्ट रन में. लेकिन लॉन्ग रन में वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. इसलिए सब के सब फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं. इनफैक्ट कैपिटल को भी हम चेंज कर सकते हैं. तो वो जब हम कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, तो एंड वी कैन परफॉर्म एनीथिंग. तो यहाँ पे द लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन है, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे इसे. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल? The laws of returns to scale refers to the long run analysis of the laws of a production. In the long run, output can be increased by the varying of all factors. All factors को increase decrease करके output को increase कर सकते हैं. Thus, in this section, we studies the changes in the output as a result of a change in the all factors. यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो output में change कर सकते हैं as a result of a change in the all factors. And in other words, we studies the behavior of a output in response to the change in the scale. बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन द रिस्पॉन्स टू द चेंज इन स्केल. स्केल के चेंज होने पे आउटपुट कैसे बिहेव करेगा, और इनपुट्स की क्वांटिटी चेंज होने पे आउटपुट कैसे चेंज होगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. एंड व्हेन ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन एंड इंक्रीज इन द स्केल्स ऑकर्स. जब एक साथ सभी फैक्टर्स को हम इंक्रीज करेंगे, लेबर्स को भी इंक्रीज किया, रॉ मटेरियल इंक्रीज की, कैपिटल को भी इंक्रीज किया, तो इनपुट जब आपका इंक्रीज होगा तो आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा. That is what exactly it is talking about. And the scale, what do you mean by the scale? Scale refers to the quantity of all the factors which are employed in the optimal combination of a specific output. स्केल का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने इनपुट्स को कौन से प्रपोर्शन में हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, तब जाके मैक्सिमम आउटपुट हमें दे सके. दैट इज नोन एज व्हाट, योर स्केल. Then after, the term returns to scale refers to the degree by which the output changes. Now returns to scale का मतलब क्या होता है? What do you mean by the returns to scale? The term returns to scale refers to the degree by which the output changes as a result of a given change in the quantity of all the input used in the production. जब जो भी जितने भी इनपुट्स हैं प्रोडक्शन में, उन्हें उनमें जब हम चेंजेस करते हैं तो आउटपुट कैसे चेंज होता है, आउटपुट कितना चेंज होता है, ज़्यादा चेंज हो रहा है कि कम चेंज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रिटर्न्स टू स्केल. जैसे मैंने इनपुट्स को 5% से बढ़ाया, लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 5% या 5% से कम बढ़ा, मतलब यहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल क्या है, कम है. इनपुट को मैंने 5% से इंक्रीज़ किया, आउटपुट 10% 20% से इंक्रीज़ हो गया. दैट मीन्स वॉट, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. सो जितने प्रपोर्शन में हम इनपुट को इंक्रीज़ करें, उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में अगर आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न. जितने प्रपोर्शन में हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं, उतने ही प्रपोर्शन में आउटपुट भी चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. और थर्ड वाला आपका है, जितने प्रपोर्शन में हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं, उतने कम प्रपोर्शन में आउटपुट चेंज हो रहा है, दैट इज़ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. So increasing, constant and decreasing, there are the 3 types of returns to scale. तो पहला क्या है आपका, the first one is your constant returns to scale. Now what do you mean by the constant returns to scale? ज़रा ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं. If output increases in the same proportion as increase in the input, the returns to scale is said to be constant.
जिस प्रोपोर्शन में आपका इनपुट इंक्रीज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, दैट इज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. Thus, the doubling of all the factor input causes the doubling of a level of output. Tripling of a inputs causes the tripling of a output, and so on. इसे क्या बोला जाता है? कांस्टेंट. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. जैसे कांस्टेंट रिटर्न्स का मतलब क्या हुआ? मान लो हमने लेबर्स लिए, कैपिटल लिए, और ये आ गया आपका आउटपुट. सो जिस प्रोपोर्शन में आपने इनपुट को इंक्रीज किया उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट भी आपका इंक्रीज होगा. मान लो हमने 3 लेबर्स और दो कैपिटल यूज़ किया, और 3 लेबर्स और 2 कैपिटल यूज़ करके हम कितना 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जितने प्रोपोर्शन पे हमने इनपुट्स को चेंज किया, मान लो हमने लेबर्स को 3 से क्या किया 6, कैपिटल को 2 से कितना किया 4, तो हमने यहाँ पे कितना प्रोडक्शन होगा 200. हमने इनपुट को डबल किया, आउटपुट भी क्या हो गया? डबल हो गया. इनपुट को क्या किया? इनपुट को ट्रिपल किया, तो आउटपुट भी क्या हो गया? ट्रिपल हो गया. तो ये क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. जिस प्रोपोर्शन में आपका इनपुट चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट भी चेंज हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. इसके बाद इफ यू गोइंग टू सी the case of a constant returns to scale is sometimes called a linear homogeneous production function. इसे और क्या बोला जाता है? linear homogeneous production function. क्लास ज़रा ध्यान देना, इसे बोला जाता है linear homogeneous production function. क्यों? क्योंकि हर एक आउटपुट का प्रपोर्शन यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा. जितना इनपुट में चेंज होगा उतना आउटपुट में चेंज होगा. दैट मीन्स देयर इज अ होमोजिनिटी. Then after, this is illustrated with the help of a 7.4 isocont where the OE is the scale line and the scale line indicates the increasing return, and it can observe from the figure 7.4 that the distance between the successive isoconts is equal to what is OA is equals to AB is equals to BC, and it means that both the labor and the capitals are increasing in the given proportion of the output expands in the same proportion as the number of against the isocont. सर isocont हम चलते हैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. वो डायग्राम की वजह से विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम हम समझने की कोशिश करेंगे. तो वो सेम डायग्राम आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को एक्सप्लेन कर रहा है. लेट्स से ये क्या है 100, ये क्या है आपका 200, और ये क्या है आपका 300. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. Now this is what, let's say this is O A B C. तो O A B C कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. इसका मतलब ये जो बीच में गैप देख रहे हो, इफ यू गोइंग टू सी दिस गैप इज नथिंग बट द इनपुट. दिस गैप इज व्हाट? एग्जैक्टली द इनपुट. तो अगर आप देखोगे तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ओ ए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो now OA, if OA is equals to AB is equals to BC, मतलब ये इनके बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इसके बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इसके बीच का डिस्टेंस. यानी ये दोनों के तीनों के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल है, इट इज़ नोन एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. मतलब जितना इनपुट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उतना इनपुट यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, उतना ही इनपुट आगे जाके यहाँ पे भी यूज़ करेंगे. तो दैट इज़ वॉट द डिस्टेंस. इफ यू गोइंग टू सी द proportion इज सेम. यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे 200 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है. मतलब इतना क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूटिलाइज करने के बाद हम 100 एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं. यहाँ पे भी इतना इनपुट यूज़ करने के बाद 100 यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है. मीन्स व्हाट? आउटपुट आपका 100 से बढ़ रहा है, और सेम प्रपोर्शन में जितना हम यहाँ पे इनपुट यूज़ कर रहे हैं उतना ही इनपुट भी इंक्रीज हो रहा है. दिस इज नॉट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. जितना ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस है. ए बी इज इक्वल्स टू योर बी सी. इट मीन्स व्हाट? जितना डिस्टेंस है उतना सेम है, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सेम है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू आइसोकॉन्ट
is same as the difference between another two one, that is known as a constant returns to scale. ठीक वैसे the next one is what your इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, जब आपका आउटपुट मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू द इनपुट आपका 5% से इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट आपका 10-20 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. थोड़ा सा हमने इनपुट एम्प्लॉय किया, बहुत ज़्यादा आउटपुट निकल गया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. सो व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेज एट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन दैट द इंक्रीज इन द इनपुट, उसे बोला जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो कि एक्सप्लेन किया गया 7.5 से, जहाँ पे OA इज ग्रेटर दैन AB इज ग्रेटर दैन BC. सो ये क्या होता है जरा समझने की कोशिश करेंगे. सो दिस थिंग विल गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज. तो यहाँ पे क्या होगा जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा कि ये हो गया आपका IQ कर्व, जहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, ये हो गया आपका 200 यूनिट्स वाला, और ये हो गया आपका 300 यूनिट्स का IQ कर्व. अगर आप देखोगे, नाउ दिस इज व्हाट, लेट्स से दिस इज योर IRS, दिस इज O, A, B एंड C. अगर आप देखोगे तो जितना डिस्टेंस OA का डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द AB, और AB का डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द BC. मतलब OA बड़ा है, OA का डिस्टेंस के बाद AB का डिस्टेंस बड़ा है, फिर BC का डिस्टेंस बड़ा है, दैट मीन्स OA इज़ ग्रेटर दैन AB एंड AB इज़ ग्रेटर दैन BC. तो इसे बोला जाता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. मतलब थोड़ा सा हमने इनपुट एम्प्लॉय किया, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इनपुट एम्प्लॉय करके ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, दैट मीन्स व्हाट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट हम यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. जितना इनपुट हमने एम्प्लॉय किया उससे ज़्यादा आउटपुट हमें मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अगर आप देखोगे तो गैप देखो, यहाँ पे कितना गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, फिर यहाँ का गैप देखो थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, दैट मीन्स व्हाट, हमने धीरे धीरे कम यूनिट ऑफ इनपुट्स हमने यूज़ कर रहे हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. अब जब कम यूनिट्स हम प्रोडक्शन, व्हेन वी आर यूजिंग द वेरी लो अमाउंट ऑफ इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स. दिस इज द सेम. नेक्स्ट वन इज व्हाट, ठीक है, ऐसे एक होता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न. डिक्रीजिंग रिटर्न मीन्स व्हाट, now there are the certain explanations which are given. Increasing returns to scale arises on the account of indivisibility of the some factors. As the output is increased, the indivisible factors are better utilized, and therefore increasing returns to scale arises. Then next one is what exactly your decreasing returns to scale. देखो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब जब आपका आउटपुट इंक्रीज होता है स्मॉलर प्रोपोर्शन में एज कंपेयर टू द इनपुट, वो होता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इनपुट आपका ज़्यादा हमने मोर देन प्रोपोर्शनेट हमने इनपुट एम्प्लॉय किया, लेकिन हमें थोड़ा सा आउटपुट मिला, वो होता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. जो कैसा होता है ज़रा ध्यान देना, इट विल बी लाइक दिस के दिस इज़ योर आइसोकॉन्ट IQ कर्व, दिस इज़ योर IQ कर्व. सो यहाँ पे अगर देखोगे जो इसके बीच का जो डिफरेंस है, इट इज़ लेस देन द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट इज़ OAB. OA जो है आपका लेस देन है किससे, AB से. दिस इज़ व्हाट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. तो जो डिफरेंसेस है यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद जो आएगा इट माइट बी लाइक दिस, तो यहाँ पे डिफरेंसेस और ज़्यादा हो गए. दिस इज़ नोन एज व्हाट योर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया. सो रिटर्न्स टू स्केल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड द कांस्टेंट. हमें क्या करना है, ये चीज़ों को अपने ध्यान लिखना है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए. चलते हैं नेक्स्ट पे. The next one, the returns to scale which can be measured in numerically by using the coefficient of output elasticity. Coefficient of the output elasticity का formula क्या है, percentage change in the output upon percentage change in the all the input. अब जब ये if percentage change in the output and input is equals to 1, then we have the constant returns to scale. Greater than 1 है increasing return, less than 1 है
decreasing return. So elasticity equal obviously constant, greater increasing, less decreasing. So factor responsible for returns to scale, which we'll going to continue in the next lecture. So till the time, what all of you will going to do, you're going to revise the remaining part of a law of variable proportion, and you're going to study the law of returns to scale. Factors will going to continue in the next lecture. Till the time, you're going to revise the previous session.